नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों 10 जुलाई को जो आपके जो कलाम एकेडमी सीकर है इन्होंने जो प्री रीड का आयोजन किया था 5 जुलाई को भी हुआ था, लेकिन कोटा और उदयपुर में। ये 10 जुलाई को पेपर हुआ था तो ये पेपर अलग है, 5 जुलाई वाला अलग है। कल मैंने हिंदी का पेपर डाला था, आज मनोविज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं जो कि बेहद ही शानदार है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। एक चीज़ और ये है कि ऑफिशियल आंसर किया ही नहीं है, लेकिन 30 में से आप यूँ मानिए 30 ही प्रश्नों के, लगभग 30 में से 30 प्रश्नों के सही उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो देखिएगा, ये जो खंड 1 है साइकोलॉजी का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। खंड 2 जो है साथियों हिंदी का, उसको हम हल कर चुके हैं, कल मैंने उसका वीडियो डाला था। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 1, अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं हैं। विकल्प देखिएगा, अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है। दूसरा है अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है। तीसरा है अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन है। और चौथा है बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं हैं, उस विकल्प का चयन आपको प्रश्न नंबर 1 में करना है। साथियों, कौन सा विकल्प आपका पहले प्रश्न में सही रहेगा तो एक बार सोच लीजिए। पहले विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है। सही है ये तो। अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, ये भी सही है। तीसरा है अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, बिल्कुल ये भी अधिगम की परिभाषा है। चौथा है बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, तो ये गलत है क्योंकि अधिगम प्रक्रिया का कोई उद्देश्य भी होता है। तो पहले प्रश्न में आपके डी वाला चौथा विकल्प सही है साथियों, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहा है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 को समस्यात्मक परिस्थिति को समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि से मन में आ जाता है। यह कथन किसकी विशेषता है? तो सूझ द्वारा सीखने की, प्रयास और भूल द्वारा सीखने की, अनुकरण द्वारा सीखने की और संबंधीकरण द्वारा सीखने की। दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिएगा, बात की जा रही है समस्यात्मक परिस्थिति को समग्र में समझा जाता है कि जो समस्या है उसको कैसे समग्र में, मतलब उसके पूर्ण रूप में, और पूर्ण रूप से किसी चीज़ को देख करके उसका हल करना साथियों कौन सा सिद्धांत सुझाता है? सूझ द्वारा सीखने का या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ऐसा बताता है, जो कि किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 2 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। आपके तीसरा प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3, अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। सुगमता, विभेदीकरण, विभिन्न क्रियाओं का संगठन और व्यक्ति की आयु। तो जो मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है अधिगम में सहायक, वो कौन से विकल्प में दे रखा है? पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना। आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है, कोशिश है पूरी की बेस्ट क्वालिटी की तैयारी आपकी हो सके, तो ऐसे प्रश्नों को ज़रूर हल करना है आपको, पूरे 30 ही प्रश्नों को करना। तीसरे प्रश्न में आपके जो सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 4, व्यक्ति की आयु। व्यक्ति की जो आयु है ये अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, क्योंकि आयु तो शारीरिक होती है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है ये आपके प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। किसी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट लगे तो उसके लिए भी निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जो 30 प्रश्नों में विचार है एक आध प्रश्न में आपके विचारों से नहीं मिले। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत है जो कि प्राचीन अनुबंधन की न होकर मुख्य रूप से नैमित्तिक अनुबंधन की है? तो जो विशेषता प्राचीन अनुबंधन की नहीं है बल्कि किसकी है? नैमित्तिक अनुबंधन की। प्राचीन अनुबंधन किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और नैमित्तिक अनुबंधन किसने दिया था? स्किनर ने दिया था साथियों, क्रिया प्रसूत वाला। तो जो नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत की विशेषता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 4 में करना है। विकल्प है यह अपने आप में एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया है,
इसके अनुसार अधिगम समीपता के आधार पर होता है। इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से साहचर्य पुनर्बलन पर आधारित होता है। और चौथा, इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार व्यवहार सहज क्रियात्मक होता है। तो प्रश्न संख्या 4 में देखिए, पहला विकल्प गलत है क्योंकि निष्क्रिय प्रतिक्रिया नहीं है। इसमें पहले प्रतिक्रिया दी जाती है। क्या किया जाता है? पहले प्रतिक्रिया की जाती है और फिर उसके बाद में पुनर्बलन दिया जाता है। अगर प्रतिक्रिया सही हो जाती है तो बाद में पुनर्बलन देंगे साथियों। समीपता के आधार पर होता है, ये भी विकल्प आपका नहीं रहेगा आपका इसका आंसर। तो तीसरा या चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प क्या कह रहा है कि मूल रूप से अधिगम क्या है? साहचर्य पुनर्बलन पर आधारित, एसोसिएट रीइंफोर्समेंट। और चौथा कह रहा है कि व्यवहार सहज क्रियात्मक, सहज बिहेवियर ऑफ रिफ्लेक्सिव। तो साथियों, इनमें से कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 4 में सही है? तो देखो, पुनर्बलन की बात किस पर की जा रही है? साहचर्य पुनर्बलन पर आधारित होता है कि साथियों पहले तो यहाँ पर क्रिया कराई जाती है और फिर पुनर्बलन दिया जाता है। तो रीइंफोर्समेंट का इसमें ही प्रयोग किया गया है। तीसरा विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। आपके प्रश्न संख्या 5 है, किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूँ। ऐसा करके मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूँ? तो क्या किया जा रहा है? प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना की जा रही है। अपसारी चिंतन कहेंगे उसे, भविष्य लक्षी चिंतन कहेंगे, सृजनात्मक चिंतन कहेंगे या स्वलीन चिंतन कहेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, कल्पना जहाँ पर की जाती है उस कल्पना को क्या कहा जाता है साथियों? प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना। तो ये कल्पना तो कोई भी कर सकता है, इसमें सृजनात्मकता कहाँ है? अपसारी चिंतन नहीं है इसमें, बल्कि स्वलीन कल्पना पर आधारित चिंतन है। ये कैसा है? कल्पना पर आधारित चिंतन है ये। विकल्प नंबर आपका जो 4 है, स्वलीन चिंतन का, ऑटिज्म थिंकिंग का ये उदाहरण है। ऑटिज्म क्या, सॉरी ऑटिस्टिक। विकल्प 4 आपके प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 है, रोर्शा शाही धब्बा कार्ड के बारे में क्या सही है? इसमें 5 कार्ड श्वेत श्याम तथा 5 कार्ड रंगीन होते हैं। 2 कार्ड रंगीन और 8 कार्ड श्वेत श्याम होते हैं। 3 कार्ड रंगीन एवं 7 कार्ड श्वेत श्याम होते हैं। 7 कार्ड रंगीन एवं 3 कार्ड श्वेत श्याम होते हैं। तो श्वेत मतलब सफ़ेद और श्याम मतलब काले, सफ़ेद और कालों की बात की जा रही है। तो साथियों, रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण में 5 कार्ड तो रंगीन होते हैं। अब 5 कार्ड रंगीन किसी में भी नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ 2, 3, 7 तीनों ही गलत है। 5 कार्ड तो काले और सफ़ेद और 5 कार्ड रंगीन होते हैं रोर्शा के शाही धब्बा परीक्षण में। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है साथियों। पहला विकल्प छठे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि का भाग नहीं है? शारीरिक गति, बोधात्मक बुद्धि, तार्किक चिंतन, तार्किक गणितीय विश्लेषण और स्थानिक निरूपण। तो इनमें से जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, किसने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत? गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। और इसमें इन्होंने जो बुद्धि नहीं बताई है, जो भाग नहीं है बहुबुद्धि का, वो कौन सा है? तो साथियों, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि बताई है, तार्किक गणितीय बुद्धि बताई है और स्थानिक बुद्धि बताई है। लेकिन तार्किक चिंतन जैसी कोई बुद्धि इन्होंने नहीं बताई है। तार्किक गणितीय बताई है, तार्किक चिंतन नहीं। ये तो चिंतन की बात की जा रही है, इसमें बुद्धि की बात नहीं की जा रही है। अतः विकल्प दूसरा आपके प्रश्न 7 में सही रहेगा। चलिए 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8 है, एरिक्सन के द्वारा बताई गई 8 मनोसामाजिक विकास की दशाओं में प्रथम अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध, श्रमशीलता बनाम न्यूनता और स्वायत्तता बनाम शर्म। तो साथियों, प्रश्न संख्या 8 में देखिएगा, बात की जा रही है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की। मतलब मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक एरिक्सन ने दिया। इसमें इन्होंने जो प्रथम अवस्था बताई है वो कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास। विकल्प आपका जो प्रथम है 8वें प्रश्न का सही है। 0 से 1 वर्ष के आसपास ये चलती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर। 8वें में प्रथम ही विकल्प आपके सही रहेगा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में निम्न में से कौन से कथन के अलावा अन्य सभी सत्य है? पहला है, नैतिकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, कुछ लोग ही इसे प्राप्त करते हैं। दूसरा है, नैतिक विकास समय के साथ अनुमानित निश्चित तरीके से होता है। तीसरा है, नैतिक विकास अलग अलग चरणों में होता है।
और चौथा है सामाजिक स्वीकार कार्यवाही पर ध्यान केंद्रण मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है। तो प्रश्न संख्या 9 में बताइएगा, जो कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें कौन सा कथन के अलावा सभी सत्य है। मतलब 3 कथन तो सत्य है और 1 कथन असत्य है, तो उसी एक असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, बात करें तीसरे विकल्प की, तो नैतिक विकास अलग अलग चरणों में होता है। बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही बताया है। नैतिक विकास समय के साथ अनुमानित और निश्चित तरीके से भी होता है, ये भी सही कथन है साथियों। पहला या चौथा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा। तो जो नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में गलत है, जो असत्य है, पहला विकल्प या चौथा विकल्प। तो साथियों, प्रश्न संख्या आपके 9 में जो सही उत्तर है वो रहेगा सामाजिक स्वीकार्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रण मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है। यह आपका आंसर गलत है साथियों। विकल्प 4 आपके प्रश्न 9 में सही है। अगर आपको डाउट हो तो 9वें प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। आपके 10वां प्रश्न है, एक बालक की सामान्य विशेषताओं का ये समूह विकास की किस अवस्था को इंगित करता है। विद्यालय पूर्व अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, खिलौनों की आयु। तो ये जो विशेषता है किस अवस्था की है, ये शैशवावस्था की है, पूर्व बाल्यावस्था की है, या फिर उत्तर बाल्यावस्था की है, या किशोर अवस्था की है। तो 3 चीज़ें हैं, विद्यालय पूर्व अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और खिलौने की अवस्था। साथियों, प्रश्न संख्या 10 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। ये जो विशेषताएं हैं ये पूर्व बाल्यावस्था की है। किसकी है? पूर्व बाल्यावस्था की। विकल्प 2 आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न क्या है आपके, निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो पहला है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में से अप्रभावित रहता है। दूसरा है विकास जीवन पर्यंत होता है। तीसरा है विकास परिवर्त्य होता है। और चौथा है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 11 में करना है। साथियों, अगर हम देखें पहले विकल्प को तो ये कह रहा है विकास सार्वभौमिक है, सत्य है बिल्कुल, लेकिन बाद में कह रहा है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि संस्कृति पर्यावरण के अंतर्गत आती है और ये पर्यावरण आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है साथियों। तो तीसरा चौथा विकल्प तो सत्य है, लेकिन जो पहला कथन है ये विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसे गलत है। इसलिए 11वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपके सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न देखेंगे, 3 पर्वतमालाओं का टास्क जीन पियाजे ने निम्न में से किसके अध्ययन के लिए उपयोग किया। केंद्रण के लिए, संरक्षण के लिए, अहम केंद्रवाद के लिए और विलोमता के लिए। 12वें प्रश्न में देखिए, जीन पियाजे ने जो 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किया था, ये किसको समझाने के लिए किया था साथियों। ये किया था अहम केंद्रवाद को समझाने के लिए, कि बालक स्व केंद्रित रहता है। तो इसी को समझाने के लिए इन्होंने ये प्रयोग किया था 3 पर्वतमालाओं का प्रयोग साथियों। सी वाला विकल्प, तीसरा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। तो 13वां प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 मुख्यतया चर्चा करता है व्यवस्थागत सुधार को लेकर, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को लेकर, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन की। अब कूट है आपके केवल 3 सही है, दूसरा है केवल 2 3 सही है, तीसरा है केवल यहाँ पर 1 2 व 3 सही है, और चौथा है 1 व 3 सही है। तो प्रश्न संख्या आपके कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 13। इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा जो एनसीएफ 2005 मुख्यतः जिस पर चर्चा करता है। तो साथियों, व्यवस्थागत सुधार को लेकर भी एनसीएफ 2005 ने चर्चा की है, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को लेकर भी चर्चा की है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन की भी चर्चा की है। मतलब 1 2 व 3 तीसरी वाला जो विकल्प है आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। तो जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता। तो साथियों, प्रश्न संख्या 14 के सही उत्तर की बात करें, देखिए डिस्कैल्कुलिया का मतलब किससे लिया जाता है, गणना संबंधी विकार से लिया जाता है। तो यह आपका आंसर नहीं है। डिसलेक्सिया का संबंध पठन संबंधी विकार से होता है।
तो साथियों आपका सही उत्तर है डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। विकल्प आपका एक सही है। प्रश्न 14 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। तो 15वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 15। वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों से सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। चिंतन, तर्कना, निर्णयन और समस्या समाधान। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। हम वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मतलब जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए जो विभिन्न तरीकों से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? साथियों उसको निर्णयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको निर्णयन कहा जाता है। विकल्प 3 आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है, किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है, इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है साथियों, उसमें उपकल्पनाओं का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर देख लेते हैं। आपके प्रथम विकल्प सही है। जो क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है वो समस्या के कारणों पर आधारित होता है। कैसा होता है कि समस्या के जो कारण हैं उस पर ही क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में इसका उद्देश्य जो होता है क्रियात्मक अनुसंधान का, विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर। यहाँ आपके प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में अध्यापक के दायित्वों का उल्लेख किया गया है? धारा 21, धारा 24, धारा 30 और धारा 31। तो साथियों आरटी की वह धारा, कितनी धाराएं इसमें? 38 है साथियों। आरटी की जिस धारा में अध्यापक के दायित्वों का उल्लेख मिलता है वो है धारा 24। सेक्शन 24 कहता है कि बालकों को गतिविधि आधारित अधिगम दिया जाना चाहिए। NEP 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है साथियों 2020, इसमें भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये पहले भी बता दिया था RT 2009 में भी, कौन सी धारा में? धारा 24 में। दूसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक जैविक नहीं है? भूख, पुरस्कार, प्यास और विश्राम। तो इनमें से जो अभिप्रेरक जैविक नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 18 में करना है। साथियों जैविक अभिप्रेरक जो जन्मजात होते हैं और एक तरह से शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे प्यास की भी होती है, भूख मतलब भोजन की भी होती है और आराम करने की भी होती है। पुरस्कार जैविक नहीं है साथियों। जैविक अभिप्रेरकों में पुरस्कार को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 से, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जन शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो देखो वंचित समूहों के जो छात्र हैं उनको किनके साथ पढ़ाना चाहिए? सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना चाहिए, मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान एक साथ शिक्षा प्रदान करना, ऐसा समावेशी शिक्षा बताती है। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा बताती है साथियों। विकल्प आपके 4 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 20 है, वंशक्रम के बीजकोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक है। बीजमैन है, लेमार्क है, मेंडल है और चार्ल्स डार्विन है। तो इनमें से वंशक्रम का जो एक नियम है बीजकोश की निरंतरता का नियम, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, या ये जो नियम है किसने बताया था? तो साथियों ये नियम बीजमैन के द्वारा ही बताया गया था। विकल्प आपके एक सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 21, असुमेलित का चयन कीजिए। हिप्पोक्रेट्स, क्रेशमर, स्प्रेंजर और कैनन। इधर है सेंगुआइन, एस्थेटिक, थियोरोटिकल और थायराइड। तो
तो साथियों इनसे मतलब एक तरह से आप यूँ कह सकते हो जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है उससे संबंधित 21वां प्रश्न पूछ रहा है। तो क्रेशमर ने देखो एस्थेटिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, स्प्रेंजर ने थियोरेटिकल बताया, सैद्धांतिक, केनन ने थायराइड प्रकार का बताया है, लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने सेंगुइन जैसा कोई व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। विकल्प आपके जो एक है 21 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। 22वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 22। व्यक्तित्व मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में असत्य है। यह तकनीक उचित रूप से संरचित होती है। इसके अंतर्गत प्रयोज्य अपनी भावनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन देते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का गुणात्मक विश्लेषण होता है और इसमें अनुक्रिया को उसके मूल रूप से स्वीकार किया जाता है। तो देखो यहाँ पर आत्म प्रतिवेदन की बात की जा रही है। आत्म प्रतिवेदन मैंने पढ़ा रखा है, इसको स्व प्रतिवेदन मापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्व प्रतिवेदन मापक। स्व प्रतिवेदन मापक में क्या करते हैं साथियों हम, जिसका व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है उससे खुद से जानकारी ली जाती है, उसको पता होता है। तो यहाँ पर देखिए संरचित भी ये होती है, लेकिन दूसरा विकल्प जो कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन, तो इसमें वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठ प्रतिवेदन हमको मिलता है। कैसा मिलता है? व्यक्तिनिष्ठ मिलता है। अतः दूसरा विकल्प आपके 22 में यहाँ पर आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में क्या है? असत्य है। 22 में सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में असत्य है। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 70 से कम होती है। ऐसे व्यक्तियों के अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता पाई जाती है। यह अशक्तताएं सामान्यतः 18 वर्ष की आयु के पश्चात दिखाई देती है और ऐसे बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में न्यूनता पाई जाती है। तो जो बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्ति होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन आपको यहाँ पर असत्य लग रहा है साथियों? बताइएगा सही आंसर कौन सा रहेगा। तो देखिए पहला कह रहा है ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 70 से कम होती है। बिल्कुल आप उनको मंदबुद्धि बालक के अंतर्गत सम्मिलित करते हो, सही कथन है। दूसरा कह रहा है ऐसे व्यक्तियों के अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता पाई जाती है, समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर नहीं, आपको सत्य देखना है। तीसरा है यह शक्तता सामान्यतः 18 वर्ष की आयु के पश्चात दिखाई देती है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो बालक मंदबुद्धि है हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है, उसके जीवन के आरंभ में ही साथियों। 18 वर्ष के बाद नहीं दिखाई देती है, पहले ही दिखाई देने लग जाती है। तो सी वाला विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24 है, एक प्रतिभाशाली बालक में दृष्टिगत होती है। तो विकल्प है यहाँ पर अंतर्भूत अभिप्रेरणा और आत्मसम्मान का उच्च स्तर। दूसरा विकल्प है सूचना प्रक्रमण की उच्च गति। तीसरा है सामान्यकरण और विभेदन की योग्यता और चौथा है इनमें से सभी। तो एक प्रतिभाशाली बालक में क्या दृष्टिगत होता है? 24 में सही उत्तर बताइएगा साथियों, कौन सा विकल्प आपके 24 का सही आंसर है। देखिए राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है। ये सारे जो विकल्प है ये एक प्रतिभाशाली बालक में दिखाई देते हैं। जैसे वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है और आत्मसम्मान का भी स्तर उच्च होता है उसका। सूचना प्रक्रमण की गति भी उसकी उच्च होती है, सूचना आसानी से आदान प्रदान कर सकता है। सामान्यकरण और विभेदन करने की योग्यता भी उसमें उच्च पाई जाती है साथियों। तो ये तीनों ही चीज़ें सही है प्रतिभाशाली बालक के बारे में, अतः उपयुक्त सभी यहाँ सही आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। व्यक्तिगत भिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित नहीं है? तो देखो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता का आपको आधार मानना है। तो आप एक अध्यापक हो और व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखते हुए बच्चों को शिक्षण करा रहे हो, तो आपसे क्या अपेक्षित नहीं रहेगा? देखिए प्रश्न संख्या आपके 25 जो ये है, इसमें पहला विकल्प है कक्षा का सीमित आकार रखे। दूसरा है छात्रों की रुचि के अनुसार गृह कार्य दे। तीसरा है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे और चौथा है बच्चों एवं उनके अभिभावकों से संवाद करें। तो साथियों हम व्यक्तिगत भिन्नता में सीमित आकार रखेंगे तो प्रत्येक बालक के ऊपर ध्यान दे सकेंगे और व्यक्तिगत रूप से उसको अध्ययन करा सकेंगे, सही है। रुचि बालक की जिसमें है उसके अनुसार गृह कार्य देंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा विकल्प जो कह रहा है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे,
तो ये गलत है साथियों, क्योंकि फिर उसमें स्वाध्याय के लिए छोड़ देंगे तो फिर अपना क्या काम रहेगा, व्यक्तिगत भिन्नता कहाँ आई उसमें। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प रहेगा, विकल्प नंबर 3 रहेगा, सी वाला विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 26 है, किसने बुद्धि को संबंधों को देखने और सह संबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। तो संबंधों को देखने और संबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता बुद्धि है, ऐसा किसने कहा था? बिने ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने और थ्रस्टन ने। तो साथियों लगभग आप यूँ मानिए इस परिभाषा को मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं ये परिभाषा मुझे। हालांकि टर्मन, बिने, स्पीयरमैन लगभग इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर विकल्प नंबर 4 होना चाहिए, थ्रस्टन। क्योंकि इन तीनों की परिभाषाएं तो लगभग मुझे याद थी, इस थ्रस्टन की परिभाषा क्लियर नहीं है कि भाई ये है या फिर अलग है। तो मैं जाऊंगा चौथे विकल्प पर। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो मैं चौथे विकल्प पर जाऊंगा। हालांकि आप चाहो तो बिल्कुल वापस ढूंढ करके अच्छी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता हूं, आप बाकी इस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 27 की ओर 27वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से बुद्धि का अवाचिक परीक्षण नहीं है? आर्मी अल्फा टेस्ट, भूल भुलैया परीक्षण, आकार फलक परीक्षण और केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण। तो इनमें से जो बुद्धि का अवाचिक परीक्षण नहीं है, देखो बुद्धि परीक्षणों के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो वाचिक और एक अवाचिक। इसके अलावा एक और वर्गीकरण होता है, एक तो व्यक्तिगत और एक सामूहिक। तो बात व्यक्तिगत सामूहिक की नहीं है साथियों, बात है यहाँ पर वाचिक अवाचिक की। वाचिक मतलब जिनका प्रयोग पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है, अवाचिक मतलब जिनका प्रयोग आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो। तो आकार फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण और केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण तीनों ही यहाँ पर कैसे है? अवाचिक परीक्षण है। क्रियात्मक परीक्षण भी आप इनको कह सकते हो, अवाचिक को क्रियात्मक परीक्षण भी कह सकते हो या फिर अशाब्दिक परीक्षण भी आप इनको कह सकते हो साथियों, अशाब्दिक। लेकिन जो आर्मी अल्फा टेस्ट है यह एक शाब्दिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? ये एक शाब्दिक परीक्षण है या फिर ये एक वाचिक परीक्षण है? कैसा है? वाचिक या शाब्दिक। विकल्प 1 आपके सही है इस प्रश्न में। चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। 27वें में प्रथम विकल्प सही रहेगा, आर्मी अल्फा टेस्ट। साथियों 28 है आपके, अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया कहलाती है मूल्यांकन, आकलन, मापन और नैदानिक परीक्षण। तो अंक प्रदान करने की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? 28 में बताइए सही उत्तर। देखिए अंक मूल्यांकन में प्रदान नहीं किया जाता है, मूल्यांकन में तो निर्णय लिया जाता है, आकलन में भी नहीं साथियों, नैदानिक परीक्षण में तो कठिनाइयों को देखा जाता है, मापन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मापन में क्या कार्य किया जाता है? अंकों को प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसलिए तीसरा विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 है, ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना और विश्लेषण करना। दूसरा है अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, समझना और याद करना। तीसरा है समझना, अनुप्रयोग करना, याद करना और विश्लेषण करना। और चौथा है विश्लेषण करना, याद करना, अनुप्रयोग करना और समझना। तो साथियों प्रश्न संख्या आपके 29 में देखिए विकल्प ऐसे हैं, प्रश्न ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये होता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये 3 चीज़ें इसने बताई है साथियों। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण भी 6 भागों में किया है, लेकिन यहाँ तो 4 ही प्रकार दे रखे, वो भी नाम चेंज करके दे रखे हैं। तो बात की जा रही अगर सही विकल्प की बात करें हम, तो यहाँ देखिए सबसे पहले विश्लेषण नहीं किया जाता है साथियों, ये गलत है। समझना, प्रयोग करना, याद करना और विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, समझना और याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना और विश्लेषण करना। प्रथम विकल्प सही है। सबसे पहले हम चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं, अनुप्रयोग करते हैं और विश्लेषण सबसे अंत में करते हैं। तो प्रथम विकल्प 29 में सही है। अगर आपको इसमें कोई अलग ऑप्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, सृजनात्मकता एक उत्पाद है, क्रिएटिविटी एज ए प्रोडक्ट। दूसरा है सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है,
एक प्रक्रिया है, क्रिएटिविटी एज ए प्रोसेस। तीसरा है सृजनात्मकता एक क्षमता है, क्रिएटिविटी एज ए पोटेंशियल। और चौथा है सृजनात्मकता में दृढ़ता पाई जाती है। तो ये जो 4 विकल्प है यहाँ पर, इनमें से आपको क्या देख रहे हैं कि जो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है वो कौन से विकल्प में दे रखा है। तो देखो, अगर हम बात करें सही विकल्प की, तो देखो सृजनात्मकता के कारण उत्पादन होता है, प्रक्रिया इसको माना जाएगा और क्षमता भी है, लेकिन दृढ़ता नहीं पाई जाती है साथियों, इसमें लचीलापन पाया जाता है। तो चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर है। ये कंप्लीट होता है पेपर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 1-2 प्रश्नों में आपको कंफ्यूज हो सकता है जो मैंने बताया उसमें से, उसके लिए कमेंट कर सकते हो। बाकी लगभग सभी प्रश्न 28 प्रश्नों के आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, कोई चेंजेस नहीं होगा साथियों। 1-2 प्रश्नों में ऐसा मुझे भी लगा कि यार इसका ये भी हो सकता है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब कमेंट ये भी करें कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, ठीक है।